प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है परीक्षोपयोगी श्रृंखला। प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इस प्रश्न को पत्र को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और कुल 80 अंक का प्रश्न होगा। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र या सैंपल क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए तैयारी करने के उद्देश्य से सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। इस क्वेश्चन पेपर में 5 खंड हैं, ए, बी, सी, डी और ई, और कुल 32 प्रश्न हैं। सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। सेक्शन ए पहले खंड में 1 से 16 प्रश्न तक है। सभी प्रश्नों की प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रकार की है और एक अंक के प्रश्न हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 से 22 ये शॉर्ट आंसर टाइप या लघु उत्तरीय प्रश्न है और 3-3 नंबर का एक प्रश्न होगा। प्रश्न का उत्तर देने की शब्द सीमा 80 शब्द है। 80 शब्दों की सीमा के अंदर ही आपको उत्तर करना होगा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 23 टू 26 ये नया सेक्शन जोड़ा गया है जिसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इसके बारे में पहले से कुछ जानकारी होगी। सोर्स से क्वेश्चन होंगे और 4-4 नंबर का प्रश्न होगा, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 5-5 अंक का एक प्रश्न होगा और किसी भी प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा 120 शब्द से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने आंसर को शॉर्ट, प्रिसाइज शब्द सीमा के अंदर लिखना है। इसके लिए आप प्रश्नों का प्रयास करें कि बिंदुवार उत्तर दें, पॉइंट वाइज आंसर लिखें और एक पॉइंट हेडिंग बनाने के बाद उसके बारे में 1-2 वाक्य लिखे जा सकते हैं। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें 5 पॉइंट आप लिखने का प्रयास करिएगा। 5 से 6 पॉइंट्स आप ले सकते हैं ताकि कोई एक पॉइंट अगर गलत हो जाए तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाए। इसी तरह जो 3 अंक का प्रश्न है उसमें आप 4 पॉइंट तक लिखें, जिससे कि अगर आपका कोई एक पॉइंट गलत हो जाए तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाए। सेक्शन ई जो 5वां सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 एक प्रश्न रहेगा मानचित्र पर आधारित। 5 नंबर का ये प्रश्न होगा जिसमें 2 मानचित्र इतिहास से और एक भूगोल से मानचित्र का प्रश्न आएगा। और इंटरनल चॉइसेस आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, यानी कि प्रश्न के अंदर ही किसी प्रश्न में आपको अथवा में उत्तर देने का विकल्प रहेगा। कुछ और अलग से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे हर प्रश्न में। तो सेक्शन ए के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे हम लोग अगर बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न इतिहास का है। प्रश्न संख्या 4 बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। बीपीओ इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडस्ट्री पूछ रहा है, यानी इंडस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग का। इसी का अथवा है ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प्ड डैश इंडस्ट्री टू एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं। व्यवसाय बाह्य श्रुतिकरण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है और हरित क्रांति ने किस उद्योग को आगे बढ़ने में, फैलने में मदद की है। तो हम लोग इसको एनसीईआरटी बुक में देखते हैं दोनों प्रश्नों का। तो यह विनिर्माण उद्योग अध्याय है और इसमें आप देख सकते हैं रसायन उद्योग के बाद उर्वरक उद्योग है और उर्वरक उद्योग ने हरित क्रांति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये यहाँ पर आयरन एंड स्टील है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, और ये आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे उर्वरक उद्योग के बारे में इन्होंने बताया है और यहाँ बात की है कि हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। फिर इन्होंने रीजन भी बताया है कि किस रीजन में फैला है उर्वरक उद्योग। तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य में हरित क्रांति की वजह से उर्वरक उद्योग का काफी विकास हुआ है। तो ये एक प्रश्न था। अगला प्रश्न भी इसी से था जिसमें आपसे बीपीओ के बारे में पूछा गया था।
बीपीओ आईटी इंडस्ट्री सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का उदाहरण है, लेकिन उस सेक्शन को जहां से प्रश्न पूछा गया था उसको इस यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में आपको दिखा देते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये चैप्टर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने इसको दिया हुआ है। हम लोग पहुंच रहे हैं या ऑटोमोबाइल के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बीपीओ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में, दिस इंडस्ट्री हैज बीन अ मेजर फॉरेक्स अर्नर इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर। तो ये बीपीओ सेक्टर किस इंडस्ट्री का है? तो बीपीओ सेक्टर आपका आईटी इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा व्यवसाय बाह्य श्रुतिकरण सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का उदाहरण है, और इस प्रश्न का उत्तर होगा हरित क्रांति ने उर्वरक उद्योग को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, चूज द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये जो प्रश्न है ये आपका कृषि अध्याय का है, चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी, उन्हीं में से आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्तन दहन प्रणाली के विभिन्न नामों के बारे में है। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद अपने प्रश्न का आंसर देखिएगा। तो मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया कहते हैं, जो आपका प्रश्न में दिया हुआ था पहला ऑप्शन, और यही सही भी होगा हो जाएगा। हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, आपको सही आंसर पता चलते जाएंगे। दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी इन्होंने झारखंड दिया है, जबकि आप यहाँ पे देखिए कुमारी जो है पश्चिमी घाट में, इसको कर्तन दहन प्रणाली को कुमारी के नाम से जाना जाता है। जो इनका तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, तो ये कुमारी गलत है झारखंड का। खील इन्होंने फिर दिया है, खील आंध्र प्रदेश के साथ मैच किया है, जबकि हिमालयन क्षेत्र में कर्तन दहन प्रणाली को खील के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इन्होंने कुमारी कहा था, जबकि झारखंड में पुरुआ के नाम से जाना जाता है इसे। तो इस तरह से कोमन इन्होंने कर्नाटका बताया है, और कोमन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कोमान या पामदबी या बरिंगा इसे कहा जाता है ओडिशा में। तो यहाँ पे ओडिशा में पामडाबी या कोमान या बरिंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से थोड़ा देख रहे हैं आप, अंदर अंदर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दहिया मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर हो गया इस प्रश्न का। अगले प्रश्न में देखिए, ये भी कृषि अध्याय का है। बार्ली, रबी क्रॉप, कॉटन, खरीफ और जायद आपको ढूंढना है, और उत्तर में जो ऑप्शन है वो वीट, मस्टर्ड, सोयाबीन और कुकुम्बर। तो अब आप इसको देखिए कि कौन किस। तो भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतुएं हैं, 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी में आपकी मुख्य जो फसलें हैं वो गेहूं, जौ, चना, बाजरा। शस्य प्रारूप देखिए, तो आपका 3 शस्य प्रारूप है, भारत में 3 शस्य ऋतुएं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है रबी, खरीफ और जायद, और टाइमिंग भी है। रबी फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसको काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। इसमें से उन्होंने जौ उदाहरण में दिया था। ये कुछ महत्वपूर्ण रबी की फसलें हैं, और इसी तरह से फिर हमारा खरीफ की फसलों के बारे में, जिसमें से इन्होंने खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग। मुख्य रूप से दलहन फसलें हैं इसमें, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा के साथ मूंग, उड़द, कपास। तो इन्होंने कपास आपका एग्जाम्पल में लिया था। इधर आपका रबी की क्रॉप्स में बार्ले लिया है और खरीफ में कॉटन लिया है। अब जायद पूछा है, तो जायद में मुख्य रूप से पानी वाली जो सब्जियां और फल होते हैं उनको उगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं रबी और खरीफ दोनों के बीच में बोई जाने वाली जो फसल होती है उसको जायद कहते हैं। जायद में तरबूज, खरबूजा, कीरे, सब्जी और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो इसमें से आपका जो उत्तर हो जाएगा, हम एक एक करके देखिए। वीट अगर कहें तो ये रबी की फसल है। मस्टर्ड ये भी आपकी रबी की है। सोयाबीन खरीफ की, और जो कुकुम्बर यानी खीरा है ये जायद की फसल है। तो इस तरह से आपके प्रश्न हैं। अब ये चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। थोड़ा
सा शिफ्ट हो गया है। ये आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर, तो मिट्टी के कुछ गुण इन्होंने बताए हैं जिसके आधार पे आपको मिट्टी को पहचानना है। इसका जो रंग है वो रेड से ब्राउन, लाल से भूरा है। सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर, यानी कि ये लवणीय होती है और रेतीली होती है। तो ऐसी कहाँ पर मिट्टी होती है? मरुस्थलीय मृदा, हम लोग उसको भी बुक में देखेंगे। और ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होता है क्योंकि इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो मिट्टी हमारी होती है वो शुष्क हो जाती है और उसमें से ह्यूमस खत्म हो जाता है। तो हम आपको उसमें लेके चलते हैं। ये चैप्टर 1 है और आपको यहाँ मृदा के बारे में इन्होंने दिया है। कंफ्यूज नहीं हो, लेटराइट में भी ह्यूमस थोड़ा कम होता है और फीचर्स को पहचानेंगे। तो हम इसमें से निकाल लेते हैं। देखिए, मरुस्थलीय मृदा, इन्होंने पहली कैरेक्टरिस्टिक दी थी लाल और भूरा। मरुस्थलीय मृदा होती है रेतीली और लवणीय, दूसरा फीचर इन्होंने दिया था। और तीसरा इन्होंने दिया था फीचर, देखिए यहाँ बताया भी था कि शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और इसलिए मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। तो मृदा की विशेषताएं बताते हुए इन्होंने यहाँ पे आपसे मृदा का नाम पूछा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में इन्होंने कहा है, फिर से कृषि का प्रश्न है, बताया टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेजेस, बाजरा, राजमा, ज्वार और रागी। तो ये कह रहे हैं कि एक कोई मोटा अनाज है और वो जो मोटा अनाज है आपका, उसमें आयरन, कैल्शियम और जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व वो पाए जाते हैं। वो कौन सा मोटा अनाज है? तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में मेंशन है। मोटे अनाजों के ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं और इनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स इसको खाने के लिए रिकमेंड करते हैं। रागी में देखिए, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। तो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि थोड़ा अंदर अंदर से इन्होंने प्रश्न को पूछा है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर आपको एनसीईआरटी में मिल जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रागी। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और अन्य मुख्य तत्व और भूसी पाई जाती है। तो इसका आंसर रागी हो गया। ठीक है, चलिए, और ऊपर वाले का मरुस्थलीय मृदा यहाँ पे आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे कुकुम्बर होगा, खीरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न श्रृंखला में। अगला जो प्रश्न है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, फिर अब ये प्रश्न है चैप्टर नंबर 1 का, इकोनॉमिक्स के। तो प्रश्न है, रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इन्होंने कई देशों के बारे में बताया है और उसमें पूछा है कि कहाँ पर लगभग समान बंटवारा है, समान वितरण है आय का। तो देखिए, मंथली इनकम दी हुई सिटीजन्स की। तो पहला जो कंट्री है ये 10,500 सिटीजन 1 की आय है, दूसरे सिटीजन की 11,200, तीसरे सिटीजन की 10,800, चौथे सिटीजन की 11,000, पांचवे की 10,700 और एवरेज 10,840 है। पर कैपिटा मंथली इनकम 10,840। कंट्री बी में पहले सिटीजन की आमदनी 600 रुपए है, जबकि दूसरे सिटीजन की आमदनी 5,000 रुपए है। इसी से डिस्पैरिटी का पता चलता है। तो इन्हीं दोनों को देख के पता चल रहा है कि यहाँ इक्विटेबल नहीं है। फिर कंट्री सी में 550 और 10,500 पहले ही दो सिटीजन की बराबर नहीं है लगभग में। चौथे में 800 और 4800 है, इससे भी पता चलता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो दो सिटीजन को देख के ही हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ई है हमारा वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें लगभग 10,500 दूसरे की से थोड़ा ज्यादा है, तीसरे की थोड़ी सी कम है, फिर इनकी थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस तरह से लगभग बराबर वितरण है। पूर्ण बराबर वितरण संभव भी नहीं है। तो ये हुआ आपका कंट्री ए। अब यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है इसको, मोहन is an agricultural laborer. There are several months in a year when he has no work and needs credit to meet his daily expenses. तो मोहन एक कृषि श्रमिक है और कई महीने साल में ऐसे होते हैं जब उसके पास कोई काम नहीं होता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। तो किस चैप्टर का क्वेश्चन हुआ? मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख का प्रश्न है।
ही डिपेंड्स अपॉन हिज एम्प्लॉयर, जो इसका नियोक्ता है, जिसके खेत में काम करता है, मोहन उसी पर निर्भर है साख के लिए। द लैंड ओनर फॉर क्रेडिट हु चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, और ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर है 5%। 5%, वो भी मंथली, 5% पर मंथ, यानी एक महीने अगर आप मोहन 100 रुपए लेता है तो मंथ के एंड पर उसको 105 रुपए वापस करने होंगे, या अगर वो पूरे साल में देता है तो उसको 160 रुपए वापस करने होंगे। तो इस तरह से ब्याज की दर बहुत ज्यादा ऊंची है, ब्याज की दर। और रीपेमेंट, भुगतान का तरीका क्या है? मोहन रिपेज द मनी बाय वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंड ओनर ऑन हिज फार्म लैंड। तो ऋण की शर्तों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, इसके बारे में भी हम बुक से देखते हैं। पहले हम लोग प्रश्न पे बात कर लेते हैं, फिर आपको बुक में दिखाते हैं। ओवर द इयर्स हिज डेट विल, समय के साथ उसका जो ऋण होगा वो आप बहुत आराम से समझ में आ रहा है कि बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट, क्योंकि उसी नियोक्ता के घर में काम करके चुका रहा है, तो जो भी उसे पैसा मिलना ही नहीं है, जो भी पैसा उसको होगा वो नियोक्ता स्वयं ले लेगा, और धीरे धीरे वो ऋण के जाल में फंसता चला जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, ऋण जाल के बारे में। इसके अलावा दूसरा भी क्वेश्चन जो और का है वो भी देख लीजिए। दूसरा देखना ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट रहेगा नहीं। कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ब्याज की दर बहुत ज्यादा ऊंची है। घटेगा भी नहीं क्योंकि उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है मोहन की, केवल उसके ऊपर भार बढ़ता जा रहा है, पूरी तरह से भुगतान भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस इसके सही नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन और हम है, उसके बाद हम लोग बुक में चलते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। तो अनौपचारिक साख के स्रोतों पर बहुत से किसान निर्भर रहते हैं। तो कौन सा इस सेक्टर के बारे में कथन सत्य है अनौपचारिक साख के स्रोत के लिए? देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर, नहीं। और अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक साख के स्रोत पे सरकार की निगरानी रहती है। मनी लेंडर्स, तो ये गलत है। मनी लेंडर्स आस्क फॉर अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या सही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है आपका जो जमींदार है मनी लेंडर? तो यानी जो साहूकार है, क्या वो रिजनेबल ले रहा है ब्याज की दर? तो नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा है, 5% है। इतना तो कोई भी सरकारी बैंक नहीं लेता है, मंथली तो लेता ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर इज क्वाइट हाई। तो ये जो अनौपचारिक साख के स्रोत होते हैं, इससे जो कर्जदाता के ऊपर, कर्जदार के ऊपर बहुत ही ज्यादा भार पड़ता है। तो ये बात सही है। मनी लेंडर्स यूज फेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक, साहूकार सही तरीका अपनाते हैं? नहीं अपनाते। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला। अब एक बार यहाँ पर हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक साख के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर होगा आपका मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर होगा 3, यही चैप्टर है। तो हम लोग थोड़ा औपचारिक और अनौपचारिक साख के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक साख के स्रोत देखिए, इस यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। तो इसको हम लोग एक बार रिकलेक्ट करा देते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को इन्होंने बताया है 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण। पहला जो वर्ग होता है औपचारिक, फॉर्मल, उसमें बैंक और सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाने वाला कर्ज आता है। एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। तो कौन कौन देता है? अनौपचारिक में कौन देता है? औपचारिक में देता है बैंक और सहकारी समितियां, और अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, इस तरह के लोग आते हैं। अब आगे देखिए और क्या अंतर है दोनों में। आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ औपचारिक साख के स्रोत, दूसरी तरफ अनौपचारिक साख के स्रोत। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। इसी तरह की बात कर रहा था ना। तो किसकी कार्यप्रणाली पर नजर रखता है आरबीआई? औपचारिक स्रोत की, अनौपचारिक पर नहीं नजर रख पाता है। कैसे नजर रखता है? बैंक अपनी जमा का न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई देखता है कि बैंक ने नगद शेष बना के रखा है कि नहीं। अभी यहाँ बात करें कि आरबीआई कैसे निगरानी करता है।
आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायी और व्यापारी को ही तो ऋण नहीं दे रहा है, छोटे छोटे किसानों और छोटे छोटे कर्जदारों को भी ऋण देना है। समय समय पर बैंक आरबीआई को ये भी बताते हैं कि कितना पैसा किसको दे रहे हैं और कितनी ब्याज की उनकी दर है। यानी जो औपचारिक साख्य स्रोत हैं उन पर पूरी तरह से सरकार नजर रखती है, सरकार की तरफ से आरबीआई नजर रखता है। अब अनौपचारिक क्षेत्र में देखिए, ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, कोई नहीं विनियमन करता है। ऐच्छिक स्तर पर, जैसे अभी हमने देखा 5% ऐच्छिक स्तर पर ऋण देते हैं। नाजायज तरीके से पैसे लेने से रोकने वाला कोई नहीं, मार पीट के जैसे भी हो, बंधुआ मजदूरी करा के ये ऋण की अदायगी करवाते हैं। तो औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, इसीलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। यही प्रश्न में कहा था इन्होंने, इसी को हम लोगों ने सही किया था। अब ऋण की जब लागत ऊंची होती तो क्या होता है, देखिए ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का ज्यादातर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। कर्जदार के पास जो आय होती है, इनकम उसकी कम हो जाती है, जैसा हमारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में मोहन के साथ हुआ। ऋण की ऊंची ब्याज दर के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की इनकम से भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए ऋण का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है। जिन ऋण जाल में फंसने का मतलब उस ऋण से कभी भी उबर नहीं पाता है। तो इस तरह से आपने औपचारिक अनौपचारिक साख्य स्रोत को देखा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न भी मुद्रा और साख अध्याय का ही है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलैटरल। कोलैटरल यानी समर्थक ऋणाधार। तो समर्थक ऋणाधार ऋण की शर्तों में गिना जाता है। तो पहले ऋण की शर्तें आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसका उत्तर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये है आपकी मनी एंड क्रेडिट ऋण की शर्तें। तो हर ऋण समझौते में जब भी कोई कर्ज देता है और कर्ज लेता है तो एक ब्याज की दर होती है कि जो उधार की रकम है उससे कुछ थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। तो ब्याज दर ऋण की पहली शर्त है, जिसे कर्जदार महाजन को या बैंक मूल रकम के साथ बैंक को अदा किया जाता है। जो भी ऋण दे रहा है उसको ऋण लेने वाला उस रकम को जोड़कर देता है। जैसे 100 रुपए पे मोहन 5 रुपए ले रहा था, उसी तरह बैंक कभी 3 रुपए, किसान से 4 रुपए, मंथली नहीं एनुअल बेसिस पे बैंक लेता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार, इसी के बारे में प्रश्न था, कोलैटरल या समर्थक ऋणाधार, इसको रखने की मांग कर सकता है। यानी जो कर्ज दे रहा है वो ये पूछे कि अगर तुम उधार नहीं चुका पाए तो मेरे हाथ में क्या आएगा, मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम दे दोगे। तो समर्थक ऋणाधार ये भरोसा दिलाने के लिए होता है, ये वो पूंजी है जिसको ऋण लेने वाला ऋण देने वाले के पास रखता है। तो समर्थक ऋणाधार कैसी संपत्ति है, जिसका मालिक कर्जदार है, यानी कि जो कर्ज लेने जा रहा है वो उसका मालिक है। जैसे मान लीजिए मोहन या रमेश मान लीजिए कि लेने जा रहा है कर्ज, तो रमेश की भूमि या रमेश का घर या रमेश की गाड़ी या उसके जानवर या बैंक में उसका पैसा, ये सब समर्थक ऋणाधार हो सकते हैं। और इन्हीं का इस्तेमाल वो उधार देने वाले को गारंटी देने के रूप में करता है कि जब तक मैं पैसा वापस नहीं कर दूं, ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक उसके पास ये समर्थक ऋणाधार बैंक के पास रखा रहता है। तो बैंक प्रॉपर्टी के पेपर, घर के कागज, गाड़ी का कागज ये रख लेता है और उसके बाद जब कर्ज पूरा हो जाता है, कर्ज चुका दिया जाता है, तो उसे वापस कर। इसी के बारे में प्रश्न था, तो पहले प्रश्न देख लेते हैं फिर ऋण की शर्तों में वापस आते हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं, ये तो इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर बार्टर, इससे भी कोई लेना देना नहीं। ट्रेड इन बार्टर, ये भी नहीं। असेट एज गारंटी ऑफ फॉर लोन, तो कोई ऐसे संपत्ति जिसके आधार पर आपको बैंक या साहूकार ऋण दे दे। ये था आपका
यहाँ पे यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति क्या हो सकती है, जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु, इसको लोग समर्थक ऋणाधार का आम उदाहरण। तो ये ऋण की दो शर्तें हुई, अभी और शर्तें हैं। पहली शर्त ब्याज दर, दूसरी समर्थक ऋणाधार, और बाकी दोनों पे भी हम लोग बात करते हैं। तो ब्याज दर, आवश्यक समर्थक ऋणाधार, आवश्यक शर्तें और भुगतान आवश्यक कागजात और भुगतान का तरीका, रीपेमेंट कैसे करेंगे, आप कैसे पैसा वापस करेंगे, वो हुआ भुगतान का तरीका। तो इनको सम्मिलित रूप से ऋण की शर्त कहा जाता है और ये जगह जगह वैरी करती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, ग्लोबलाइजेशन। ये आपका 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले वैश्वीकरण समझ लीजिए क्या होता है, उसके बाद आप इसको देख। वैश्वीकरण वाला, वैश्वीकरण देखिए क्या होता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे के साथ जोड़ने को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। तो वैश्वीकरण के बारे में इन्होंने इसकी डेफिनेशन आगे कहीं पे किसी सेक्शन में दी होगी। तो विभिन्न कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे दूसरे देशों में जा करके वहां के निवेश में, वहां के बाजार में से जुड़ती चली जाती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। विश्व की विभिन्न देशों का पास पास आना, विश्व की बाजार का एक होना, विश्व के लोगों का एक होना, विश्व की वस्तुओं के विकल्प का एक साथ होना, विश्व के बाजार का जुड़ना। तो विश्व के विभिन्न जो देश होते हैं उनका आपस में एक दूसरे के नजदीक आना, उनसे जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब आप इस प्रश्न को देख लीजिए। इट इज द ओनली वे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो क्या यही एक रास्ता है वैश्विक, यानी विभिन्न देश अगर आपस में नहीं जुड़ेंगे तो क्या देश का विकास नहीं होगा? जी हो जाएगा। जब पहले के जमाने में सभी देश अलग अलग रहते थे तो भारत सोने की चिड़िया था। ऑप्शन गलत है। दूसरा है इंटरलिंक्स ओनली प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटी इन डिस्पर्स लोकेशंस इन द वर्ल्ड। तो अब ये कह रहा है कि जोड़ता है, लेकिन ये कह रहा है केवल उत्पादन संबंधित गतिविधियों को विश्व के विभिन्न देशों में जोड़ता है। तो जी नहीं भाई, फेसबुक भी तो जोड़ता है, तो सोशल नेटवर्किंग भी वैश्वीकरण का उदाहरण है। तो ये भी गलत हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और भी रास्ते हैं, हालांकि ग्लोबलाइजेशन भी है, पर ओनली कह देने से ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर कह रहा है इट हैज ऑलवेज गिवन ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ऑल द कंट्री। केवल इसके सकारात्मक रिजल्ट हैं? जी नहीं भाई, अभी देखिए चाइना हमारे मार्केट को कैप्चर करके रखा है, तमाम चाइनीज ऐप्स को बैन करना पड़ा देश को आगे लाने के लिए। तो ये ओनली जैसे ही लगा देते हैं तो केवल सकारात्मक उसका रिजल्ट नहीं है। फिर लास्ट है आपका लीड्स टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड डिजीजेस फ्रॉम अ रीजन टू अनदर। ये इसका सही उत्तर है कि विश्व के विभिन्न देशों के पास पास आने से एक दूसरे की टेक्नोलॉजी, तकनीकी भी हम सीखते हैं। बहुत सी चीजें हमने दूसरे देशों से सीखी हैं। कल्चर भी एक साथ हो जाते हैं। बहुत हमारा देश तो विभिन्न संस्कृतियों को आपस में समाहित किए हुए है। और बीमारियां भी एक देश से दूसरे देश में आ जाती हैं। जैसे अभी चीन से देखिए कोरोना पूरे विश्व में फैल गया, तो कोरोना का वैश्वीकरण हो गया। तो इस तरह से ये लास्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो कारण है और आपका एक वाक्य है। देखिए क्या सही है क्या गलत है, इस करेक्ट आंसर को चूज करना है। असर्शन ये है कथन, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। लोगों को आजादी भी चाहिए, समानता भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। और अलग अलग व्यक्ति के लिए इसकी मात्रा और गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है। तो दोनों ही कथन और कारण सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन था। इस तरह से ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी डी ई के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग।